तो हेरिडिटी हम लोग बायोलॉजी की उस ब्रांच में पढ़ते हैं जिसे हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स। तो मैं लिखता जाऊंगा, आप नोट्स भी बनाते जाइएगा कि व्हाट इज़ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं, यानी विच डील्स द स्टडी ऑफ, दो चीज़ों की स्टडी होती है। एक तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं हेरिडिटी की, और दूसरा जो है वो वेरिएशन। ठीक है, एक तो हेरिडिटी हो गई और दूसरा वेरिएशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द जेनेटिक्स, तो आप बताओगे जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहाँ पे स्टडी की जाती है हेरिडिटी की, और दूसरी क्या है, वेरिएशन। इन दोनों चीज़ों की यहाँ पे स्टडी की जाती है। अब दूसरा टर्म देखते हैं कि हेरिडिटी किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द हेरिडिटी। हेरिडिटी, तो हेरिडिटी क्या है, जो भी जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, कैसे कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर, उनका ट्रांसफ़र होना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, चाहे वो हाइट हो, चाहे स्किन कलर हो, कोई स्पेसिफिक बिहेवियर जो माता और पिता में, फादर और मदर में पाए जा रहे हैं, पेरेंट में पाए जा रहे हैं, और वो कैरेक्टर उनके बच्चों में पहुंचना, इसी को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। तो व्हाट इज़ द हेरिडिटी, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक बेस्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, एक बात और हो गई यहाँ पर, मैं मिस कर गया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं या कौन है। तो आप सभी ने नाम सुना है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और टर्म जेनेटिक्स किसने यूज़ किया था, ये ध्यान रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स भले ही मेंडल हैं, लेकिन उन्होंने टर्म जेनेटिक्स नहीं दिया था। तो टर्म जेनेटिक्स, दिस इज गिवन बाय विलियम बेटसन। ठीक है, बेटसन ने दिया था। इनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। इसके बाद हेरिडिटी के बाद नया टर्म आता है वेरिएशन, कि व्हाट इज़ द वेरिएशन। वेरिएशंस किसे कहते हैं, वो वेरिएशन होता क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि डिफरेंसेस की बात हो रही है, कि दो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में डिफरेंसेस। एक ही फैमिली में भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस सब में पाए जाते हैं। सबका बिहेवियर अलग हो सकता है, सबकी सोचने की कैपेबिलिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, सबकी राइटिंग अलग अलग होती है। तो ये है क्या एक्चुअली, दिस इज़ वेरिएशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वेरिएशन, इट इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस। वेरिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ के दो इंडिविजुअल के बीच में। हम लोग अलग अलग स्पीशीज़ की बात नहीं करेंगे भाई, अलग अलग स्पीशीज़ में तो डिफरेंसेस होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे सेम स्पीशीज़ की बात हो रही है। दो इंडिविजुअल, दो से ज़्यादा इंडिविजुअल, यानी ह्यूमन में ही देखें तो एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के साथ क्या डिफरेंसेस है, एक ही फैमिली में दो लोगों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, चार लोगों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग यहाँ पर वेरिएशंस कहते हैं। राइट, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, इनहेरिटेंस क्या होता है, किसे हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। देखिए, हेरिडिटी की जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन यहाँ पर हेरिडिटी की थोड़ा इनहेरिटेंस की है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो डेफिनेशन हेरिडिटी की है वही डेफिनेशन इनहेरिटेंस की है, बस एक एडिशनल वर्ड्स यहाँ पर आ जाएगा
क्या होगा वो, इसे लिखते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टर्म क्या यूज़ किया है, प्रोसेस, वो सारी प्रोसेस जिसके थ्रू जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, दिखाई देते हैं अगली जनरेशन में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं दी थी, बल्कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि हेरिडिटी को नहीं दिया था, बल्कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, राइट। अब उसके बाद न्यू टर्म पे आते हैं। इसके बाद मेंडल के और कौन से टर्म्स हैं या जेनेटिक्स के कौन कौन से टर्म्स हैं, सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो इससे आसानी ये होगी कि चैप्टर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, व्हाट इज़ द जीन। जीन किसे कहते हैं? जीन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जीन है क्या? तो जीन इज़ द फंक्शनल पार्ट, इट इज़ द फंक्शनल पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो हमारा जेनेटिक केमिकल है या जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, उसका जो फंक्शनल पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। एक और डेफिनेशन यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, जो भी जेनेटिक बेस्ड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, वो किसके थ्रू जाते हैं, जीन के थ्रू जाते हैं। जीन कहाँ प्रेजेंट है? जीन प्रेजेंट इन द जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड द डीएनए। ठीक है, अब आगे आते हैं कि डीएनए क्या है। तो डीएनए इज द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? इट इज़ द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम आप सभी जानते होंगे, इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। और ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, दिस इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में होता है, जैसे प्लांट सेल हो गई, एनिमल सेल हो गई। ठीक है, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, ह्यूमन सेल्स, एनिमल में ह्यूमन भी आ जाएंगे, मैं अलग से लिख देता हूँ, ह्यूमन सेल्स। इसके अलावा फंगस सेल, इसके अलावा प्रोटिस्टन्स। प्रोटिस्टा जो होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स की बात कर लेते हैं, अमीबा, ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में कहाँ प्रेजेंट होगा? तो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट। कहाँ प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में। अब क्योंकि उनमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है टोटली, तो साइटोप्लाज्म में डीएनए पाया जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे डीएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, राइट। अब आगे आते हैं इसके आगे कि क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन और क्रोमोज़ोम दोनों को डिफरेंस समझ लेते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। डीएनए, जीन, क्रोमोज़ोम, क्रोमेटिन, ये टर्म्स बहुत आएंगे और इनको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक सेल बनाता हूँ यहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल, मान लीजिए एक एनिमल सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और ये न्यूक्लियस है, और इसी में आपको क्या मिल रहा है? इसी में आपको डीएनए मिल रहा है, ठीक है। लेकिन डीएनए आपको फ्रीली इस तरह से नज़र नहीं आएगा कि आप डीएनए को ऑब्जर्व कर लें, ये नज़र आएगा क्रोमेटिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? क्रोमेटिन के फॉर्म में डीएनए। जो डीएनए है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में नज़र आता है, और क्रोमेटिन का कंपोजिशन अगर आप देखें तो दो केमिकल्स यहाँ मिलते हैं। एक तो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन,
ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होता है नेचर में। कैसा होता है नेचर में? बेसिक होता है। और दूसरा पार्ट जो है वो है डीएनए। डीएनए क्या होता है नेचर में? एसिडिक होता है। ये क्या होता है? एसिडिक होता है। तो क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। थ्रेड के फॉर्म में पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटिन। और ये कहाँ प्रेजेंट है? विद इन द न्यूक्लियस, एज इन यूकैरियोटिक सेल। कहाँ पर? यूकैरियोटिक सेल में। अब जब सेल को डिवाइड करना होता है, मान लीजिए सेल को डिवाइड करना है, तो सेल जब डिवाइड करती है तो यहाँ पर एक फेज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज। कौन सा फेज़ बोलते हैं? मेटाफेज। तो मेटाफेज वाले स्टेज में क्रोमेटिन जो होता है वो विजिबल नहीं होगा, बल्कि क्रोमेटिन जो होता है वो हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर हो जाता है। कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है? हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर हो जाता है। इस तरह से, ये इस तरह से एकदम कंडेंस होता चला जाएगा। ये कंडेंस स्ट्रक्चर जो होगा, इस कंडेंस स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलेंगे, राइट। फिर से समझिए, क्रोमेटिन आपको कब विजिबल हो रहा है? इस चीज़ को समझिए। क्रोमेटिन आपको विजिबल हो रहा है इन नॉन डिवाइडिंग सेल में। ऐसी सेल जो डिवाइड नहीं हो रही है, रेस्टिंग स्टेज में है, उसे डिवाइड नहीं करना है। लेकिन अगर सेल डिवाइड हो रही है, ठीक है, इन डिवाइडिंग सेल की बात करें, अगर सेल को डिवाइड करना है तो वहाँ पे आपको क्या विजिबल हो रहा है? क्रोमोसोम। और किस स्टेज में? सेल डिवीज़न के किस स्टेज में? इसका नाम है मेटाफेज। ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। मेटाफेज स्टेज बहुत बेस्ट होती है क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए। आपको यहाँ सारे 23 पेयर्स क्रोमोसोम ह्यूमन के केस में, अगर ह्यूमन सेल की बात की जाए तो वहाँ विजिबल होंगे। तो क्रोमोसोम हाईली कंडेंस फॉर्म है। ये क्या है? दिस इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है भाई। क्रोमेटिन में आपको क्या क्या मिल रहा है? हिस्टोन प्रोटीन मिल रहा है और डीएनए मिल रहा है। लेकिन जब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, यानी कंडेंसेशन होता है, तो यहाँ पे और भी ज़रूरत पड़ती है। तो डीएनए प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रेजेंट है, लेकिन एक एडिशनल प्रोटीन और चाहिए जिसको बोलते हैं NHC। इसका पूरा नाम है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर बन रहा है जिससे क्रोमोसोम। तो डिफरेंस क्या है? एक तो स्टेज में डिफरेंस है कि नॉन डिवाइडिंग सेल में आपको क्रोमेटिन नज़र आ रहा है, दूसरा डिवाइडिंग सेल में आपको क्या नज़र आ रहा है? क्रोमोसोम नज़र आ रहा है। नेक्स्ट, क्रोमेटिन का कंपोजिशन क्या है? हिस्टोन बेसिक प्रोटीन और डीएनए जो कि एसिडिक है। जबकि यहाँ क्रोमोसोम में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आपको डीएनए नज़र आ रहा है, इसके अलावा हिस्टोन है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो उम्मीद है डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कब हम क्रोमेटिन कहेंगे, कब क्रोमोसोम कहेंगे। क्रोमोसोम कब आपको विजिबल होगा? जब सेल डिवाइड हो रही होगी, यानी मेटाफेज स्टेज में, स्पेशली मेटाफेज स्टेज में, ठीक है। दिस स्टेज इज आइडियल। ये स्टेज क्या होता है? आइडियल फॉर क्रोमोसोमल स्टडी। क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से स्टडी की जा सकती है। अब इसके आगे आते हैं। और क्या क्या यहाँ पे हम लोगों को टर्म्स और पढ़ने हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। तो जैसे अब इसके बाद बात करते हैं एलील्स की। व्हाट आर द एलील्स? ठीक है, एलील्स किसे कहते हैं? तो एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हमको जो क्रोमोसोम्स मिलते हैं वो पेयर में मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये क्रोमोसोम मैंने बना लिया और ये मैं दूसरा क्रोमोसोम बना लेता हूँ। ये हमने दूसरा क्रोमोसोम बना लिया, ठीक है। तो ऐसे क्रोमोसोम जो शेप और साइज़ में सिमिलर टाइप के होते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? होमोलोगस
क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। इन होमोलोगस क्रोमोसोम की बात की जाए तो ये क्या है, पेयर में प्रेजेंट है। टोटल क्रोमोसोम को कितने मिलते हैं, 23 पेयर। तो हाफ तो एक पेरेंट से आ रहे हैं यानी मदर से, और हाफ क्या है, दूसरे पेरेंट से आ रहे हैं यानी फादर से। तो ये पेयर में होते हैं और सिमिलर मॉर्फोलॉजी रखते हैं, यानी इनका जो शेप और साइज़ है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इनमें मौजूद जीन भी सिमिलर हो। भाई जीन भी तो आपको पेयर में मिलेंगे ना, जीन भी आपको पेयर में मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक जीन है, एक जीन यहाँ पे ऐसे बना के दिखाते हैं, ये मान लीजिए जीन ए है। दूसरा जीन यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये जीन मान लेते हैं स्मॉल बी है। फिर तीसरा जीन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ये जीन मान लेते हैं कैपिटल सी है। फिर एक और जीन बना लेते हैं यहाँ पे जो लगा हुआ है, इसको बोल रहे हैं स्मॉल डी है। अब इसी तरह से दूसरे पेरेंट से भी आपको जीन आएगा। तो एक जीन यहाँ पे बना लेते हैं जो एकदम इसी तरह का है, इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल ए जीन। लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं, दूसरा वाला ये कैपिटल बी जीन है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे फिर से सिमिलर पाया जा रहा है, ठीक है, ये कैपिटल सी जीन है। लेकिन यहाँ पे फिर से आपको डिफरेंसेस दिख जा रहा है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल डी जीन है, राइट। या इसे हम लोग कैपिटल डी ना मान के स्मॉल डी ही बना लेते हैं, ये भी स्मॉल डी जीन है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ये हमारा जो क्रोमोसोम है ब्लू कलर से, इसको हम लोग मदर वाला बोल देते हैं, मदर से हमें मिल रहा है, और ये वाला फादर से मिला है। मतलब एक क्रोमोसोम जो अपने पास है वो मैटरनल वाला है, मैटरनल क्रोमोसोम, और दूसरा जो है उसे क्या बोल रहे हैं, पैटर्नल क्रोमोसोम, पैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखिए दोनों में यहाँ पर जीन जो है आइडेंटिकल टाइप के हैं। तो ये क्या है, जीन के दो पेयर, आपको एक पेयर मिल रहे हैं और दोनों क्या है, सिमिलर टाइप के, तो इनको बोलेंगे आइडेंटिकल एलील्स। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। और आपको आइडेंटिकल कंडीशन कहाँ पे मिल रही है, इस जगह पे मिल रही है, इस जगह पर मिल रही है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन कैसी मिल रही है, होमोजाइगस यानी आइडेंटिकल एलील्स हैं। लेकिन दूसरी जगह पे सिचुएशन अब देखिए, अब इस सिचुएशन में देखिए, यहाँ पर जो मैं रेड से कवर कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल जीन है। यहाँ पे क्या है, नॉन आइडेंटिकल जीन, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलील्स हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, हेट्रोजाइगस। क्या कहलाएगी, हेट्रोजाइगस। तो कहीं पर एलील सिमिलर काइंड के हैं, कहीं पर डिफरेंट काइंड के हैं। तो ऐसा इसलिए कि आपको क्रोमोसोम भी पेयर में ही मिल रहा है। भाई टोटल कितने अपने पास क्रोमोसोम, 46, तो इसमें से 23 एक पेरेंट से मान लेते हैं, ये मैटरनल हो गया, और बचे 23 किससे मिल रहे हैं आपको, फादर से। तो ये क्या हो जाएगा, पैटर्नल हो जाएगा। तो जब क्रोमोसोम पेयर में आएंगे तो जीन भी क्या होंगे, पेयर में आएंगे। अब जीन का पेयर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिमिलर हो, डिसिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स हो सकता है। इसी अल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील कहते हैं, राइट। इसके आगे एक पॉइंट और आपको समझाना है क्रोमोसोम से ही रिगार्डिंग, कि एक क्रोमोसोम का मैं डायग्राम फिर से वापस बना रहा हूँ कि मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम बना लेता हूँ, ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम का जो आर्म होता है इसे बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमैटिड। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। जहाँ पर दोनों क्रोमैटिड जो हैं, या क्रोमोसोमल आर्म भी कहते हैं इनको, क्रोमोसोमल आर्म आपस में जुड़े हुए होते हैं, उस पोजीशन को क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोमियर। तो एक ही क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड होगा उसको क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। और दो अलग अलग क्रोमोसोम का, भले ही ये होमोलोगस हैं, जो क्रोमैटिड है उसे क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो क्लियर हो गया होगा कि सेम क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड
क्रोमेटिड और पेयर क्रोमोजोम की बात कर रहा हूँ मैं, पेयर क्रोमोजोम्स, यानी पेयर का मतलब होमोलोगस की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। इनके जो क्रोमेटिड्स हैं, इन क्रोमेटिड्स को आप क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट। अगर इसको थोड़ा दूसरे तरह से समझें, मान लीजिए इस तरह से अगर बना के देखें, दूसरा कंडीशन में बना के आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। ये कंडीशन है, क्रोमोजोम है, इसके 4 आर्म दिख रहे हैं, यानी 4 क्रोमेटिड दिख रहे हैं। तो ये और ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है। ये और ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन इसकी और इसकी जब बात करेंगे तो दिस इज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो उम्मीद है ये सारे टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टर्म्स हम लोग कवर करेंगे, फिर मेंडलियन क्रॉस पढ़ेंगे, थोड़ा सा मेंडल के बारे में।